जी, दिव्यांग भाइयों के लिए यह जानकारी भरा वीडियो मैं लेकर आया हूँ। तो यह वीडियो 2 भागों में पूरा बनेगा, है ना। कुल 11 से 12 पॉइंट मैं इसमें आपके सामने रखूँगा और सभी पीएच कैटेगरी के जो भी विद्यार्थी हैं और जो भी बेरोज़गार भाई हैं, जो भी नौकरी पेशा हैं, तो उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद लाभदायक होगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान। देखिए सर, कुछ पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं और नॉन पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो विद्यार्थी और जो भी सामान्य व्यक्ति हैं, सर इस वीडियो को आप शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप पर, और हर जगह इस वीडियो को आप शेयर करेंगे। मैं इसी आशा के साथ में जो है शुरुआत करते हैं सर। सर देखिए, सरकारी और गैर सरकारी सभी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगा। और यदि कोई व्यक्ति है जिनको, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं होंगी, बहुत सारी, है ना, और मैं दूसरा पार्ट भी लेके आऊँगा। ये पहला पार्ट है आज। तो सर किसी के लायक अगर कोई जानकारी ऐसी है जो इस वीडियो में यदि आपको मैं नहीं दे पाया हूँ, वैसे मेरे पास जो है भाग 2 के लिए भी सब्जेक्ट्स हैं, तो आप इस वीडियो से संबंधित भी कोई क्वेश्चन है ना पुटअप कर सकते हैं, और कोई नई जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है सर, आगे शुरुआत करते हैं। जी जी, सामान्य लाभ के बारे में हम बात करते हैं, जो इसका संबंध किसी बेरोजगार या किसी वंचित किसी व्यक्ति से है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं हो, है ना, या फिर पढ़ा लिखा हो, सब चीज़ें हैं। तो सर देखिए, सबसे पहले तो एक आपको है ना सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है जी, ठीक है। और वो अभी मिनिमम जो है 1250 है, लगभग 15% हर साल वृद्धि होती है इसमें। 1250 रुपये इसमें मिलते हैं। इसके लिए आपको एक UDID या तो भारत सरकार का या राजस्थान सरकार का जो है प्रमाण पत्र साथ में बन जाते हैं। दोनों निःशक्तजन बोर्ड SMS हॉस्पिटल से आपको आपका परीक्षण किया जाता है, उस आधार पे आपको यह कार्ड जो है प्रोवाइड होता है। इस कार्ड के कई लाभ हैं सर, बहुत सारे। हर जगह आप जहाँ जहाँ पे आप जो है PWD और जो PWD के अंतर्गत आने वाले जो जितने भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ में जो आने वाले जो विद्यार्थी हैं, सभी को जो है इस कार्ड के बिना पर लाभ मिलना थोड़ा सा जो है कठिन है सर, हाँ। थोड़ा सा क्या, संपूर्ण पूरी तरह से कठिन है ना। और वो सिर्फ सांत्वना है सर फिर उनके साथ, तो वो चीज़ें हैं सर, है ना। और जो बेरोज़गार जो जो विद्यार्थी हैं, जो बेरोज़गार नहीं है, एक्चुअली विद्यार्थी बेरोज़गारी की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं सर उनको सब पता है, तैयारी कर रहे हैं और इसका लाभ भी उठा रहे हैं सर, है ना। चलिए, लाभ बहुत सारे हो सकते हैं। आयु में आपको लाभ है, आयु सीमा में आपको लाभ है ना। उसके अलावा प्रॉपर्टीज़ में आपको लाभ है, परिवहन में आपको लाभ है, पेंशन जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है वो आपको मिलती है। उसके अलावा टैक्स में भी आपको कहीं कहीं है, कहीं नहीं है सर। वो आयकर में तो देखो सर, आपकी आय है तो सर नहीं, 80% वाला एक मैटर आया था बीच में, लेकिन अभी वो कुछ जो है प्रासंगिक नहीं है, मुझे उसके बारे में जो है मैं रिसर्च कर रहा हूँ, है ना। और ये मेरे भाग 1 का टॉपिक भी नहीं है वैसे, तो टैक्स वाला इस भाग का नहीं है सर मेरा टॉपिक। बाकी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। और धीरे धीरे हम आते हैं टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले टॉपिक पर लेते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है सर हमारा रोज़गार, सरकारी और गैर सरकारी। सरकारी और गैर सरकारी जो रोज़गार है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं सर। तो सर ये देखिए, PWD एक्ट है 2016, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 राजस्थान। सर ये 2016 वाला जो एक्ट है, जो दिसंबर में लागू हुआ था, इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है सरकारी नौकरी में 4% का आरक्षण है। पहले ये 3% था प्रारंभ में, फिर इसको अब बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सर निजी संस्थानों में भी जहाँ पे आप काम करते हैं यदि वहाँ पे 20 या 20 से अधिक जो कार्मिक नियोजित हैं, तो वहाँ पर सर आपको आपको मतलब आपके साथ जो है व्यवहार जो है समान रूप से किया जाना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो सरकार की तरफ से ये सब चीज़ें हैं।
और आगे इसमें प्रावधान जो आएंगे वो मैं धीरे धीरे बताता रहूँगा। कुछ चीज़ें जो रह रही हैं ना उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। कोई मान लो कोई बातचीत बताना रह गया है, कोई बात ऐसी बतानी रह गई है, उसको मैं देख लूँगा अगले वीडियो में। बेरोज़गार जो जो व्यक्ति हैं, दिव्यांगजन हैं, उनके बारे में सर देखिए, सरकार है ना समय समय पे आपको जो है बजट के माध्यम से सुविधाएं देने का प्रयास करती है, आपको अवसर देने का प्रयास करती है। जैसे एक जो विशेष योग्यजन, जो मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन जो स्वरोजगार योजना है, उसके तहत आपको 5 लाख तक का ऋण प्लस आपको तकरीबन 50,000 का अनुदान आपको देती है। तो यह एक बड़ी बात है सर सरकार की ओर से। और उसकी और आपको जो है कई शिविर के माध्यम से भी आपको रोज़गार देने का, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी आपको जोड़ने का, इस तरीके का प्रयास करती रहती है। और आपको इजीली सर लाइसेंस मिल जाता है सर, है ना, कोई भी वर्क करने के लिए, वेंडरशिप के लिए, है ना। इसके लिए सरकारी नौकरी पर अभी हम आएंगे तो हम उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। सर विवाह के अंदर जैसे मैं आपको एक स्कीम जैसे बता रहा हूँ, जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान के अंदर जो विशेष योग्यजन सुखद दाम्पत्य जीवन योजना जो है, उसके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति, कोई दिव्यांगजन किसी महिला से शादी, कोई महिला किसी दिव्यांगजन से विवाह करती है तो उनको 50,000 की राशि मिलती है। और या फिर कोई महिला दिव्यांगजन से करे या दिव्यांगजन महिला कोई व्यक्ति महिला दिव्यांगजन से करे, तो उन दोनों ही केसों में फिर 50,000 की राशि मिलती है। यदि दोनों ही जो है दिव्यांग हों तो उनको 1 लाख की राशि दी जाती है। और इसका जो है ये समय समय पे चीज़ें परिवर्तित होती रहती है, जो वित्त कम नहीं होता, बढ़ता ही है जहाँ तक है। हाँ, कम होने की जो है चांस कम रहते हैं। और ये जो मैंने बताया सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, उसके अतिरिक्त सर वो तो है ही खैर, जो हमारी डॉक्टर सविता बेन जो जो अंतर्जातीय विवाह जो योजना है, उसके अंतर्गत 5 लाख की राशि मिलती है। जैसे यदि आप किसी इंटरकास्ट मैरिज करते हैं, SC ST में यदि आप विवाह करते हैं इस तरीके से, तो उस आधार पे भी आपको जो इसमें बेनिफिट मिल सकता है, वो भी आपके लिए है। तो ये है कि आप अपनी ही कास्ट में करते हैं और आप यदि दिव्यांग हैं तो फिर वो उसमें आप सुखद दाम्पत्य जीवन में आप जुड़ सकते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिएगा सर, यदि आपकी विवाह 2 महीने पहले हो रहा है बजट से पूर्व, तो आप बजट तक सर टाल लें ताकि इस अच्छे फ़ायदे का आप लाभ उठा सकें। और हम आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ सर, प्रॉपर्टीज़ में सर ऐसा है, देखो अभी ऐसे तो खैर आपके लिए कुछ है नहीं, पर PM आवास योजना के तहत आप जा सकते हो, है ना। राष्ट्रीय या फिर जो जो राज्य स्तर के जो आवासन मंडल हैं वहाँ पर आपको छूट मिलती है ना, प्रॉपर्टी खरीदने को से लेके और आवंटन में सब में आपको जो रिजर्वेशन मिलता है और छूट भी मिलती है। और इसके अंतर्गत आपको जो है भारी रियायत मिलती है। तो ये आप देख सकते हैं पट्टा शुल्क वगैरह में, इनमें भी कई जगह आपको नियमों में छूट मिलती है ना, और शिथिलता प्रदान की जाती है लॉज में। तो वो आप भी देख सकते हैं यदि आपकी लायक ये चीज़ें हों तो। उसके अलावा सर वो जो आस्था, इसी के अंतर्गत मैं चलिए बता देता हूँ सर, एक आस्था कार्ड है। आस्था कार्ड बनवाने पर आपको BPL के समान सुविधाएं मिलती हैं। जैसे आपको कोई गृह आवंटन में भी इसका कई जगह है, होता है, कभी कभी नहीं होता सर, ये नियम बदलते रहते हैं। अभी वर्तमान में क्या है वो आपको जब आप कुछ ऐसा कर रहे हों तब आप जानकारी लीजिएगा। उसके अलावा BPL की तरह सुविधाएं मिलती हैं, जैसे चिकित्सा सुविधा हो गई और जैसे राशन संबंधी सुविधा हो गई। उसके अलावा भूमि जो भूखंड से संबंधित, भू आवंटन से संबंधित कुछ सुविधा हो गई, आवास से संबंधी। तो ये आप एक बार देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सर, परिवहन में सर, परिवहन विभाग द्वारा ये थोड़ा सा हो गया तो कोई बात नहीं, मैनेज करिएगा सर। परिवहन विभाग द्वारा जो है ये आपके लिए कार्ड बनाया जाता है जिसमें आप निःशुल्क रहते हैं। आपके साथ जाने वाले जो व्यक्ति हैं उनमें से किसी एक का आधा किराया लगता है ना। ये जो जो है इसमें ये तो निःशुल्क है सर परिवहन में तो। और कभी कभी ऐसा होता है सर, ये नियम भी बदलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि
केवल आपको ही निःशुल्क किया जाता है। ट्रेन के अंदर जैसे सर क्या होता है कि ट्रेन के अंदर लोकल में निःशुल्क दिया जाता है, उसके अलावा जो एसी वगैरह में उसमें छूट मिलती है। तो ये आप जो है परिवहन विभाग की और रेल की जो साइट्स पे जाके आप देख सकते हैं, तो क्या दशाएं हैं वो आप बेहतर मालूम कर पाएंगे, गूगल से आप सहायता लें। तो ये ठीक है सर। और इसे सर इसमें ये है कि राजस्थान सरकार का कार्ड है, तो फिर हरियाणा और दिल्ली वाला जो रूट है, गुजरात में एमपी यूपी वाले जो रूट है, उनकी जो बस जो सेवाएं हैं वो आपको इसमें लाभ नहीं देती। वो आपको उन्हीं के सरकार के आधार पे आपको करना पड़ेगा। दिल्ली की बस में और यूटीज़ की जो बस है उनमें यूडीआईडी चलेगा। तो ऐसा है सर, ये इन्होंने कर रखा है परिवहन विभाग ने, तो वो आप देख सकते हैं। सर जॉब्स में आयु की छूट मिलती है। जॉब्स में जो सामान्य जो जैसे जनरल बीएलवी, जनरल एचआई है ना, तो जनरल जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको, जनरल वालों को जो जनरल से भी हैं और ये भी है पीएच भी है, उनको सर 10 वर्ष की छूट मिलती है। ओबीसी पीडब्ल्यूडी को जो है 13 वर्ष की छूट मिलती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 15 वर्ष की छूट मिलती है। नियमों में इन नियम, ये तो बेसिक नियम है सर, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग है। लेकिन इन और इसमें इसको जो है इसका एक नियम भी आया था 2025 में। तो 2025 वाला जो नियम है, नियम जो पीडब्ल्यूडी एक्ट अलग है, नियम अलग है। तो उस नियम के अंतर्गत ये जो मैं बता रहा हूँ वो आप सर्च कर सकते हैं। 2025 में था, जैसे वैसे 2017-18 के नियम है ये। 25 में अमेंडेड थे, 25 में सिर्फ वो जो उपनियम 5 जो है वो उसी को अमेंड किया गया था, है ना। 5वें नियम उपनियम में अमेंडमेंट किया गया था, वो तो मैं आपकी अभी बात करूँगा इस बारे में। तो ये जो है इसमें क्या है सर, विज्ञप्ति के अंदर कुछ चीज़ें वो बदल सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है सर, है ना, कार्य के ऊपर निर्भर करता है सर। अतिरिक्त जानकारियाँ भी कुछ मैं आपको दूंगा इसमें, ठीक है। अब जैसे ये अगर ये आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा, प्रतियोगी परीक्षाओं। सर प्रतियोगी तो परीक्षाओं में सर आपको मैंने जैसा कि बताया कि आपको 4% का आरक्षण है। इसमें जो आरक्षण है वो डिवाइड किया गया है ना, डिवाइड किया गया है। वैसे 21 श्रेणियाँ होती हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट में, 21 श्रेणियाँ बताई गई हैं। इसमें से 4 श्रेणियों को अलग अलग तरीके से आरक्षण दिया जाता है, जिसमें से 4% आरक्षण का जो वितरण है वो 4 कैटेगरी में किया गया है। पहली कैटेगरी है जो है अंधापन और दृष्टि बाधित, मतलब ब्लाइंड एंड लोअर विजन। इस कैटेगरी को बी एंड एल वी, तो बी एल वी हो गया है ना। तो इस कैटेगरी को अकेले को 1% का आरक्षण है। जो रैंक ज़्यादा लाएगा ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं है कि बी की अलग आएगी एल वी, दोनों को संयुक्त रूप से जिसकी रैंक होगी वो सीट ले जाएगा। तो उसको 1% का आरक्षण है। दूसरा जो है वो है एच आई और एल एच आई, मतलब जिसको जिसको सुनाई नहीं देता बिल्कुल और जिसको कम सुनाई देता है। तो यह 40% की जो है इसमें मांग है, 40% होना ही चाहिए। और जो है तीसरी कैटेगरी की, इसको भी, हाँ, एच आई को भी 1% का आरक्षण दिया गया है, अकेले एच आई को। तीसरी हम बोलते हैं एल डी सी पी, जो होता है, तो इसमें 2 कैटेगरी है सर। एक तो सर जो लोकोमोटिव है, प्लस एक ये जो मस्तिष्क पक्षाघात जो होता है, जो उनको मस्तिष्क पक्षाघात जिनको मतलब चलने फिरने में किसी भी रूप में कोई परेशानी होती है, वो इसमें आ जाते हैं, है ना। जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, उठने बैठने सोने खाना, उसमें जो जितनों भी जिसमें प्रॉब्लम आती है उनको, वो इसमें आते हैं। तीसरी इनको कुल मिला इसमें सर बोनापन भी इसमें शामिल है, बोनापन है ना, वो भी इसमें शामिल है। तो ये जो चीज़ इन सबको एलडीसीपी वालों को, है ना, जो है लोकोमोटिव डिसेबिलिटी एंड जो है सेरिब्रम जो डिसेबिलिटी है, उसमें सर उसमें इनको 1% का आरक्षण है। चौथी श्रेणी है जो 3% हो गया सर, है ना। चौथी जो श्रेणी है, चौथी श्रेणी के अंदर ये मान लीजिए कि बौद्धिक जो अक्षमता, या बोलते तो बौद्धिक जो मंदता, है ना, या आप कह लीजिए स्वपरायणता, तो उसमें भी आपको 1% का आरक्षण है। ठीक है सर, जो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, इसके बारे में और भी मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें, है ना, सभी के बारे में। तो इनको क्या है, इनको 1% का आरक्षण है।
नहीं, मैंने बताया ना, जैसे बीएलबी को हो गया, एचआई को 1% का हो गया, एलडीसीपी को 1% का हुआ, लेकिन इसमें इसको जो मंदबुद्धि वाला है ना, उसमें सर ऑटिज़म भी शामिल है। ऑटिज़म का मतलब होता है सर बहुनिशक्तता, मतलब कि बुद्धि भी मंद काम करती है, चलने फिरने में भी समस्या है, सब चीज़ें होगी ना ऑटिज़म में। वो अब बेहतर समझ पाएंगे, गूगल पे इसको पर्टिकुलर इसको देख लीजिएगा अगर आप जानना चाहते हैं ऑटिज़म। इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी है इसमें, है ना, तो वो देख सकते हैं आप। उसके अलावा सर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर और भी कहते हैं सर स्क्राइब की व्यवस्था मिलती है, जिसको देखने में प्रॉब्लम है आती है, जिसका जो हाथों से जिसको प्रॉब्लम है, जिसको ऑटिज़म है, जिसके हाथ जैसे पार्किंसन डिजीज़ भी एक बहुत अच्छे लेवल की हो गई है ना, तो वो स्थायी हो गई तो वो ऑटिज़म में आ जाएगी। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं सर, है ना, जिससे लिखा नहीं जा रहा है, जिससे देखा नहीं जा रहा है, दो ये मुख्यतः ये जो चीज़ें हैं, हाँ, जिसके हाथ नहीं हैं और जिसको या फिर ऑटिज़म है या फिर जो है जो ब्लाइंड और लोअर विजन है, इन सबको जो है इन सबको स्क्राइब दिया जाता है। और राजस्थान में बहुत सख्त नियम है इसमें। राजस्थान में आपको पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो है जमा करवाना पड़ता है, एक एक चीज़ वो बाहर भी कर देते हैं। कई बार वो चिकित्सा प्रमाण पत्र भी मांग लेते हैं एग्ज़ाम वाले दिन ही कि नहीं आप न्यू इश्यूड, कि नहीं वर्तमान में भी आप सही हो, जैसे आपके पास परमानेंट का सर्टिफिकेट हो, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट परमानेंट हो, तो भी वो मांग लेते हैं, क्योंकि वो जो है इसमें जो चीटिंग वगैरह के जो मैटर्स हुए उसके लिए एसएससी ने तो रूल ही कर दिया। एसएससी कि नहीं आप अपना ला ही नहीं सकते, अभी का था, अभी इसी 1 महीने के अंतर्गत आया था वो। एसएससी ने तो रूल ही बना दिया कि नहीं आप ला ही नहीं सकते हो। बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि एसएससी में क्या है, ये पेड स्क्राइब्स वगैरह ये जो है ना, पैसा दे के स्क्राइब ले जाते थे ना, पढ़े लिखने वाले या तैयारी करवा के लेके जाते थे, है ना। तो ऐसा बहुत सारा है सर, अंदर की बातें हैं सर, ये चीज़ें मैं कैसे बताऊँ, चीज़ें अखबारों में आए दिन आती रहती हैं, आपको पता है। चलिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में यार बहुत कुछ है, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने यार ये कंटेंट लिखे हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में नहीं आ रही अभी, पता नहीं अभी क्या हो गया। पहले सब बहुत सारी चीज़ें कुछ आता है तो चलो मैं बताता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी फ़िलहाल तो। ये रोस्टर प्रणाली सर, ये क्या है सर? ये एक्चुअली क्या है, ये प्रमोशन में भी काम आती है, प्रमोशन में भी इसको काम में लिया जाता है ना, कई जगह कभी कभी। और ये जो बैकलॉग सुनते हैं ना सर, ये एक रोस्टर रजिस्टर होता है एक्चुअली, है ना। जैसे अगर आपको ये मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दिया, आपका सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसमें उनको पर्याप्त स्टूडेंट्स मिले ही नहीं, है ना। जैसे एक नियम है, 40% का नियम है कि पात्रता में, मतलब ये है कि 40% अंक लाना अनिवार्य है। वहाँ पर भी सर आपको 5% की छूट है सर। पीडब्ल्यूडी जो ये जो नियम है, पीडब्ल्यूडी रूल्स, नॉट पीडब्ल्यूडी एक्ट, इन द रूल्स सर, आपको 40% नहीं 35% की जो है अंक लाने हैं। 40% का नहीं है उसमें, 35% को जो लाने हैं सर, उसमें मान लो कि 35% अंक तक, जैसे कोई 50 जो वैकेंसी है और 40 बच्चे हैं, 10 उनको मिले ही नहीं, जो 35 अंक ला ही नहीं रहे हैं, तो सर वो 4 कैटेगरी में, जैसे 25-50 ऐसे करके, मतलब 4 कैटेगरीज में, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 4 कैटेगरी में रोस्टर जारी कर देंगे। अब ये 4 कैटेगरी क्या है, मान लीजिए मैं 2 कॉलम बना रहा हूँ, 2 रोज़ और कॉलम का बना रहा हूँ, है ना, और सेट्स के हिसाब से। तो पहला जैसे मान लीजिए आपके बीएलवी हो गया, दूसरा हो गया आपका, दूसरी कैटेगरी में आपके एचआई हो गए, तीसरी कैटेगरी में आपके एलडीसीपी हो गई, और चौथी कैटेगरी में आपके बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चे और बहुनिशक्तता वाले बच्चे हो गए। चौथी कैटेगरी में दोनों हैं, है ना। तो सर पहली कैटेगरी में मान लीजिए जो है 10 सीट थी, लेकिन 4 ही मिले, तो सर 2 सीट को रोस्टर में रजिस्टर कर लेंगे, रोस्टर रजिस्टर के अंदर मेंशन कर लेंगे 2 सीट। तो अगली जब भी ये वैकेंसी आएगी ना, ये 2 एक्स्ट्रा ऐड करके चलेंगे वैकेंसी में। तो वो चीज़ है ना। और वो कैसे मैनेज करते हैं, वो सर एक कमेटी होती है सर, वो कमेटी डिसाइड करती है कि आपको कमेटी, तो मैं कल, चलो एक बार मैं कमेटी के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ, है ना, अच्छी बात है। देखिए सर क्या होता है कि आपको, आपके लिए जो कोई वैकेंसी आती है ना, उसके लिए आपके लिए पदों की पहचान और पदों को चिन्हांकित करने का कार्य होता है। यह एक समिति करती है। ये समिति, इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होता है। इस प्रकार से कुल 6 सदस्य होते हैं,
जो सदस्य होते हैं सर, इसमें जो विशेष योग्यजन विभाग से, नैतिकता विभाग से, सामाजिक कल्याण विभाग से, उसके अलावा जो अध्यक्ष में मुख्य सचिव भी हो सकते हैं, सचिव ऑफ जो विशेष योग्यजन भी हो सकते हैं, कार्मिक विभाग के जो सचिव होते हैं, वो सब इसमें होते हैं, जो पदों की पहचान, पदों का निर्धारण करने में होते हैं। तो अगर इनमें कुछ विवाद आता है या फिर आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से सीट्स में नहीं मिलती, देखो एक नियम और है, इस बीच इसको मैं यहीं पे रोकता हूँ, हम समिति पे आएंगे। एक नियम और बताता हूँ मैं पहले, वो ज़रूरी है बताना कि सर देखिए क्या होता है कि अभी जैसे एक एग्ज़ाम है EPFO EOAO, तो उसमें 156 सीट्स आई हैं टोटल, जिसमें से 5 सीट है सर। अब 1% के BLV की 5 सीट हैं, HI की भी हैं कुछ, BLV की 5 सीट हैं। तो सर BLV की 5 सीट है ना, क्यों भैया 156 के हिसाब से तो 1.5 सीट होनी चाहिए, 1.5 सीट्स होनी चाहिए, मतलब 2 भी नहीं होनी चाहिए, 2 हो सकती हैं क्योंकि 1.56 जा रहा है आंकड़ा, तो 2 हो सकती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 5 कैसे हो गई फिर? सर ऐसा है कि कार्य की प्रकृति के हिसाब से भी, जैसे जैसे कोई LDCP के लिए कम नहीं है, मंदबुद्धि वालों के लिए नहीं चाहिए, जैसे प्रवर्तन अधिकारी होता है, एनफोर्समेंट ऑफिसर होता है EPFO में, तो सर उसको फिर वो बौद्धिक अक्षमता वाला नहीं चाहिए सर। कलेक्टर है सर, बौद्धिक अक्षमता वाला नहीं चाहिए फिर ऐसे, तो सर फिर क्या करें, क्या किया जाए, क्योंकि वो तो बहुत योग्यता वाला होना चाहिए फिर, और योग्यता ब्लाइंड में हो सकती है सर, लेकिन मंदबुद्धि वाले कैटेगरी में नहीं हो सकती ना। तो फिर क्या करते हैं वो उनमें, जैसे कोई कैटेगरी ऐसी है जिसमें LDCP वाला नहीं चलेगा, जैसे चौथी श्रेणी, जैसे बहुनिशक्ता ऑटिज्म वाला नहीं चलेगा या स्वपरायणता वाला नहीं चलेगा, तो वो जो बाकी जो 4% है ना, वो इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। LDCP वाला नहीं चलेगा, तो फिर वो जो बाकी के दो तो पता है 2% हो जाएगा इनके पास, BLV के पास 2% हो जाएगा, HI के पास भी 2% हो जाएगा। आप समझ गए सर? जो सीटें जो है, सीटों में जो है आपको जो उतार चढ़ाव जो है ना, कम ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है हर वैकेंसी वाइज। इसके अलावा सर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है सर। कार्य की प्रकृति के आधार पर मैं बताना चाहूँगा सर कि कुछ कार्य होते हैं, जैसे राजस्व संबंधी कार्य होते हैं, जहाँ पे आपके पास असिस्टेंट नहीं होता है, वहाँ पे आपकी सीटें आती ही नहीं है सर। जैसे ब्लाइंड एंड लोअर विजन में हो गया, HI में वगैरह में कुछ सीट्स नहीं आती है, जैसे पटवारी में शायद मेरे हिसाब से BLV HI की सीट्स नहीं आती मेरे हिसाब से शायद, हाँ देख लेना आप लोग। LDCP की आती है 100%, और शायद वो मंदबुद्धि जो है, बौद्धिक अक्षमता, उसमें भी, अब मंदबुद्धि से बुरा मत मानिएगा जो है ना, तो बौद्धिक अक्षमता में भी नहीं आती हैं। रीज़न ये होता है LDCP में बिल्कुल 100% आती है। क्यों? क्योंकि सर उसका कोई असिस्टेंट नहीं होता, वो प्राइमरी लेवल का जो है राजस्व निरीक्षक, राजस्व कलेक्टर है, मतलब प्राइमरी जो प्रधान इकाई बोल सकते हो, इकाई बोल सकते हो आप। तो दूसरी बात फिर जो एक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे VDO, आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम आने वाला है, तो VDO के अंदर क्या होता है सर, VDO के अंदर 40 से 50% वालों को BLV वालों को ले रहे हैं, और 40 से 70% वालों को HI वालों को ले रहे हैं। तो सर ये 40 से 50 क्यों? अवसर की जो असमानता हो गई सर, अवसर की समानता हुई नहीं। तो सर ऐसा है सर, उसके नीचे जो LDC, कई जगह तो वो LDC का काम भी स्वयं करता है, पहली बात तो अनिवार्य नहीं उसके पास हो ही, है ना, लेकिन कई जगह जहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे दे दिया जाता है। अगर वहाँ दे दिया जाता है तो भी सर वो उसका असिस्टेंट नहीं है सर, समझ रहे हैं आप, है ना। अब LDC को क्यों देता है? LDC का तो कोई असिस्टेंट ही नहीं होता, उनको क्यों दी जाती है ना, क्योंकि सर उनके पास ज़रूरी नहीं है राजस्व संबंधी काम। ये राजस्व का काम है जिससे पूरा देश चलता है, जिससे पूरा राजस्थान चलता है सर। तनख्वाह भी आपको वहीं से मिलती है, सामाजिक काम भी उसी से होते हैं, सामाजिक वितरण प्रणाली भी उसी पर निर्भर करती है। तो राजस्व प्लस गैर राजस्व सर, ये इसमें थोड़ा सा ये विसंगति नहीं कहेंगे सर इसको। आप इसे कोर्ट में चुनौती देंगे सर, तो वो समिति है ना, तो इस प्रकार के जो विवाद है ना सर, आप लेके जा सकते हैं, लेकिन सीधा कोर्ट में नहीं। इसके लिए एक समिति बनाई गई है जो कि राज्य स्तरीय समिति है इस ऐसे विवादों का। और जो पूर्व जो समिति थी जो मैंने बताई थी 1+5, उन का निपटारा जो है एक और समिति करती है। उस समिति, वो राज्य स्तरीय समिति होती है, उसके जो सचिव होते हैं वो मुख्य सचिव भी हो सकते हैं और कोई और भी हो सकते हैं, जिनको भी जिम्मेदारी दी है। इसमें 1+9 सदस्य होते हैं, टोटल 10 सदस्य होते हैं। ये जो सदस्य होते हैं सर, इनमें 2 दिव्यांगजन भी होते हैं, मतलब टोटल 11 सदस्य हैं इसमें,
दो दिव्यांगजन भी होते हैं, विशेष योग्यजन वाले बोर्ड के अध्यक्ष भी होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे जो हैं जिनका संबंध नैतिकता से है, सामाजिक न्याय अधिकारिता से है और न्याय से है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो आप देखिए, दो दिव्यांगजन है ना, वो अधिकारी भी हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कोई और भी जो भी सरकार द्वारा नामित कोई भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा बताइए। अब हम रोस्टर में मैंने बता रहा था कि हाँ 1% जो मैंने बता ही दिया था। हाँ तो और इसमें सर वही तो बात है ना कि मैं कोई पुस्तक लेके बैठा नहीं हूँ, है ना। तो वो चीज़ें वो मतलब दिमाग में आता नहीं ना। तो सर माफ़ी चाहूँगा कुछ चीज़ें अगर मिस हो रही है तो। फिलहाल तो हाँ चलो और देख लेंगे, अभी आगे देखते हैं ना इसको। और कोई रूल्स वगैरह में कुछ रह रहा है इसमें? ठीक है, और अभी चलो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। यह अच्छा किया ना मैंने लिख लिया, वरना तो कुछ भी याद नहीं था। हाँ RPWD एक्ट है ना, ये अमेंडेड एक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। ये सर 2016 वाला, इसके अनुसार ये चीज़ें हैं सर, है ना। और ये PWD जो नियम है, रूल्स है सर, ये 2025 वाले अभी लागू हैं। 2025 में पदोन्नति के बारे में, प्रमोशन के बारे में मैं जिक्र करूँगा सर, है ना। अभी नेक्स्ट टॉपिक शायद हो सकता है प्रमोशन ही हो। जी जी। जैसे सीधी भर्ती हो सर, या फिर है ना कोई भी भर्ती हो, है ना, उनमें सर प्रमोशन आपको बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की भांति ही मिलते हैं, है ना। प्रमोशन में रिजर्वेशन है आपको 4% का सर, है ना, 4% का। और 4% का रिजर्वेशन के बाद में अगर 4% का रिजर्वेशन, उसमें जो स्वीकृत पदों की संख्या से वो 4% जो है वो अधिक है, मतलब स्वीकृत संख्या से अधिक है, तो सर वो 171 बच्चों तक, समझ रहे हो मेरी इस बात को ध्यान से सुनना। ये जो बात है, ये लाइन है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। प्रमोशन में जो पद होते हैं उनके स्वीकृत पदों से 171 पदों तक सर आपको छाया पद सर्जित करके दे सकती है वित्त विभाग। ये सर एक अच्छा ये है, ये अभी 2025 का ही कुछ था ना। तो मतलब कुल मिला के आप तो ये मान के चले कि 4% का आपका रिजर्वेशन है 4% का आपको इसके अंतर्गत, है ना। जिस प्रकार से प्रमोशन में SC ST वालों को रिजर्वेशन है, आपको भी है सर रिजर्वेशन। तो ये एक अच्छी बात है ना। और जो जो आपको कहते हैं ना मंत्रालय के कर्मचारी में, उसमें भी सर SC ST को रिजर्वेशन है और आपको भी इसमें रिजर्वेशन जो है दिया जाता है सर, है ना। तो इसको है ना एक बार और इस चीज़ को, क्योंकि ये जो नियम है मंत्रालय के कर्मचारी वाला, डिपार्टमेंटल एग्जाम वाला, तो सर इसमें बिल्कुल आपको दिया जाता है। हाँ वो अलग बात है कि यार वो सीट इतनी नहीं होती है ना, फिर वो चीज़ें हैं, लेकिन दिया जाता है ना। जैसे 100 में से एक एक बच्चे को BLV को दिया है ना, ऐसे होता है सर, है ना। तो बाकी सीट्स ऐसे आती नहीं है, जैसे 80 ही सीट्स आई तो फिर वो सर दें, ज़रूरी नहीं है सर। 90 सीट है सर, 98 सीट पर भी आपको दें, ये सर उनके पास ही है सर, है ना। विभागों में ARD के पास में जैसे समिति है, PH कैटेगरी के लिए समिति अलग से है, विभागों में अलग समिति है। एक ग्रीवेंस कमेटी हर निजी संस्थान और सरकारी संस्थान के लिए, सरकारी विभाग के लिए होती है, जहाँ पे आप शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। और प्रमोशन के बारे में मैं कुछ भूल रहा हूँ तो मैं आगे बता दूंगा, और दूसरे भाग में मैं इसको लेके चलूँगा आगे। चलो, प्रमोशन रिजर्व्ड, प्रमोशन सर वो रिजर्वेशन है ही, मैं बताया था मैंने। उसके अलावा प्रमोशन में मैं कुछ भूल रहा हूँ कोई डेटा कुछ, एक सेकेंड सर, है ना, दिमाग को थोड़ा सा जोर डालने दो। प्रमोशन 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 में हाँ प्रमोशन में जी नहीं, प्रमोशन में 4% का सीधा आरक्षण है ना। तो वो प्रमोशन में भी है, और मैंने विभागीय परीक्षाओं के लिए भी बता दिया आपको कि आरक्षण है आपको, है ना। ठीक है सर, ठीक। चलो, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान के लिए सर शिकायत कर सकते हैं सर। पहले तो ग्रीवेंस कमेटी में करेंगे, फिर जिला स्तरीय समिति में करेंगे, फिर राज्य स्तरीय समिति में करेंगे। आपको कोई, जैसे माफ़ कीजिएगा, कोई व्यक्ति अबे ओ करके नहीं बोल सकता, अबे अंधे, अबे बहरे, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है सर। यदि करे तो RPWD एक्ट 2016 और PWD नियम जो है अध्याय 2 नियम 3-4 का, है ना, नियम 3 और 4 का हवाला देकर उसको टरका देना, क्योंकि उसकी ही लाइफ ख़राब हो सकती है। जिस तरीके से SC ST वाले कैटेगरी वाले जो व्यक्तियों को, सामान्य जनों को हम या कोई भी जो है गलत तरीके से नहीं बोल सकते, है ना।
जैसे माफ़ कीजिएगा, एक बार मैं बताना चाहूँगा, जैसे कुछ शब्द होते हैं जो सही नहीं है, जैसे किसी की जाति के ऊपर टिप्पणी करना, किसी के कास्ट के ऊपर टिप्पणी करना, या किसी ऐतिहासिक मुद्दे को लेकर उसको गाली गलौज करना, ये सब चीज़ें करते हैं। वैसी इसी तरह से पीएच वालों के साथ भी इस तरीके से होता है कि आपकी सुनवाई होती है, प्रॉपर सुनवाई होती है, प्रॉपर एक कमेटी होती है सर, और वो कमेटी उन व्यक्तियों को जो है सज़ा एवं जुर्माने दोनों के लिए कोर्ट में घसीट सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, ये बिल्कुल सही बात है और अच्छी, बहुत अच्छी बात है सर। आगे हम देखते हैं इसमें। जी सर, ये मेरी ईमेल आईडी है, पर्सनल ईमेल आईडी है सर, पर्सनल ईमेल आईडी है arythians@gmail.com। अंकों में कुछ मतलब अंकों में आपको कुछ डाउट ना हो तो मैं एक बार बोलना चाहूँगा, ARITHIANS@gmail.com। एक बार वापस बताना चाहूँगा, ARITHIANS। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो जॉब में है, आगे भी हम बात करेंगे, कुछ अतिरिक्त बातें यदि दिमाग में आ रही हैं तो, है ना, कुछ और मैं सर वो जो कुछ सब्जेक्ट्स मैं भाग 2 में लेके आने वाला हूँ, ये सर सब्सक्राइब कीजिए सर, है ना, एग्ज़ाम स्टेशन राजस्थान को, ठीक है। हाँ, कुछ वीडियोज़ है ना मैं बाद में लेके आने वाला, कुछ एक वीडियो मैं बाद में लेके आने वाला हूँ, भाग 2। उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें नहीं रखे हैं मैंने पर्टिकुलर, ये एक सामान्य जानकारी भी है सर, है ना। और सर इसके अंतर्गत आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ईमेल आईडी क्यों दी है सर, अगर आप किसी जॉब में हैं, अगर आप बेरोज़गार हैं, है ना, अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्रोत नहीं मिल रहा है आपको, है ना, कोई ऐसा मतलब आप डिमोटिवेटेड हैं, यदि आप तहसीलदार हो तो फिर तहसीलदार से मतलब फिर आप तो फिर मतलब अच्छे, बहुत बढ़िया, सही पोजीशन पे हो। लेकिन आप किसी भी पोजीशन में हैं, तहसीलदार से नीचे सबऑर्डिनेट में, आरएएस में, या एलडीसी हैं, या फिर थर्ड ग्रुप डी में हैं, या फिर कोई भी परीक्षा में हो, है ना, कोई भी मतलब विद्यार्थी हो आप, या फिर कोई एम्प्लॉय हो, तो सर अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, है ना, जहाँ पे आपको आपके साथी मिले, जहाँ से आपकी लाइजनिंग अच्छी हो। कई बार क्या होता है सर, कैटेगरी में ही लोग मित्रता करते हैं चीज़ें, है ना, और कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं जो आउट ऑफ कैटेगरी अपनी जाके चीज़ें करते हैं, पर सब दुनिया एक जैसी नहीं होती है सर, है ना। तो आप मुझे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ज़िला, और यदि अपना रोज़गार, अगर रोज़गार के अंदर आप विद्यार्थी लिख सकते हैं, है ना, रोज़गार के अंदर आप, है ना, विद्यार्थी क्योंकि बेरोज़गार नहीं होता है, रोज़गार में आप विद्यार्थी लिख सकते हैं, और रोज़गार में आप यदि एलडीसी हैं, या फिर कोई सबऑर्डिनेट सर्विस में है राजस्थान आरएएस में, है ना, या फिर आप किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई हैं, जूनियर अकाउंटेंट हैं, या कोई भी पोस्ट पे हैं, किसी भी पद में राजस्थान के, आप यदि जुड़ना चाहते हैं किसी ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से, हाँ, जो कि तो कोशिश करूँगा मैं आप ही की कैटेगरी के अनुसार जुड़वाने की, और मैं मेरे संज्ञान में रहूँगा, मैं मेरे पर्सनल ग्रुप में भी इसको डालना चाहूँगा सर, है ना, पर्सनल एक ग्रुप है मैं बना के मैं डालना चाहूँगा आप सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को, एक एक धीरे धीरे करके हम लोग ये कार्य करेंगे सर। यदि आप ये सब वीडियो सुन रहे हैं और आप यहाँ तक मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और सर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप सब सर अपना कोई प्रश्न है ना सर, उसको भी यहाँ ड्रॉप करें, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम में आपको पूरी जो चीज़ें बता सकूँ। कुछ चीज़ें मेरी रह गई हैं तो मैं एक बार देखूँगा, है ना, एक बार इसको वापस से क्रॉस चेक करूँगा कि क्या रह गया है। और सर मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, कुछ अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा तो नहीं रह गया जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। प्रमोशन के बारे में, सैलरी उतनी ही मिलती है, बिल्कुल ठीक है। एलडीसी एलडीसी हाँ सर, आपको जैसे उसमें असिस्टेंट मिलता है सर। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात है सर, आपको कार्य कैसा दिया जाता है सर, पूरी बात सुनना, पूरा वीडियो सर। आप कार्य कैसा दिया जाता है सर, देखिए जो नियमों में है, कानूनों में है ना, कि एक दिव्यांगजन से कैसा कार्य करवाना चाहिए सरकारी नौकरी में सर, यकीन मानिए वो नियम बिल्कुल शिथिल है सर आपके लिए। लेकिन एक और बात बताऊँ, वास्तविक दशा में और वास्तविक जो ग्राउंड लेवल पे
वो नियम और भी ज़्यादा शिथिल हो जाते हैं। आप समझ रहे हैं? जैसे यदि कोई कारणवश आप कहीं देरी से ऑफिस जाते हैं, कोई आधा घंटा 1 घंटा कुछ ऐसा ऐसी होता है, तो इतना ज़्यादा आपको नहीं हो किया जाता। बस वो गैर इरादतन होना चाहिए सर, आपका इरादा नहीं होना चाहिए, आप जानबूझकर लापरवाही नहीं करें, बस इतना। आप अपने अधिकारी से, ये आप खुद अधिकारी हैं तो स्वयं, है ना, इतना सा आप देख के चलें कि आप इरादे से जानबूझकर देरी ना करें आप अपने जॉब पे जाने में, बस। उसके अलावा सर कहीं भी, और ये जो भी सर शिथिल ही है, और उसके अलावा सर काम में आपको आपकी कार्य की जो प्रकृति है वो ही बदल दी जाती है ना। जैसे कुछ कार्य है, टाइपिंग का कार्य, तो अगर आप 100% हैं, 70%, 60%, 50% हैं, ऐसा मतलब आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आपको कार्य बदल दिया जाएगा। पर आपके ऊपर निर्भर है, आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है ना, कोशिश की जाती है कि आप कर पाएँ, लेकिन नहीं कर पाएँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जॉब रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है सर। सैलरी उतनी ही मिलती है, ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलता है, हाँ। टीए आपको मिलता है, यदि किसी भी जॉब में हो टीए आप ले सकते हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 1000 रुपये मिलते हैं आपको महीने के, है ना। ट्रैवलिंग अलाउंस जहाँ किसी को नहीं मिलता आपको मिलेगा, आपकी हकदारी है वो, आपका अधिकार है वो। लेकिन इसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। वैसे तो अपने आप ही दे देते हैं, पर बताना भी पड़ता है ना। तो 1000 रुपये आपकी सैलरी में जुड़ जाते हैं। उसके अलावा सर सामाजिक सुरक्षा पेंशन 15%, हाँ। जॉब लग जाते तो ये पेंशन सर बंद करवानी पड़ती है आपको, है ना। ये तो सिंपल सी बात है ना। और सरकारी नौकरी के अलावा इसमें बाकियों में सर देखिए, अभी तो ये ध्यान में नहीं आ रही, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है। यहाँ तक देखकर आप, मुझे लगता है कि आप सर, मैं सही बताऊँ आपको तो ये वीडियो सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए करवा ही नहीं रहा हूँ, बना ही नहीं रहा हूँ सर, ईमानदारी की बात है। ये बस एक जोशी जी हैं हमारे, और उनके कहने पर बनाया है, जो मेरे चैनल में सब्सक्राइबर हैं मेरे, और उनके कहने पे बनाया है। और दूसरे भाग में कुछ विषयों पे मैं चर्चा करूँगा, तो वो विषय भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ज़्यादातर सरकारी नौकरी में इम्पोर्टेंट है। और कुछ आपके ऐसे अधिकार हैं जिनको लेके आप न्यायालय में जा सकते हो। कुछ आपके ऊपर कुछ ऐसी ट्रिब्यूनल, कुछ बॉडीज़ हैं कुछ, जो आपकी पूरी मदद करती है ना, आपके उत्थान में का प्रयास करती है। चलिए, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, और आई होप आप भाग 2 का इंतज़ार करेंगे। और 4 से 5 दिन लगेंगे सर, कुछ काम है मुझे बीच में, है ना। एक मुझे आरएएस मुख्य परीक्षा में मेरे ऊपर लोड है, क्योंकि बहुत जो है चीज़ें सर, मतलब ये है कि मैं 20 तारीख तक रिज़ल्ट आएगा, इसकी बातें मैंने जो की हैं, है ना, वो सोर्स के आधार पे की हैं, जानकारी के आधार पे की हैं। अब वो सोर्स गलत नहीं हो जाए बस, और पूरा विश्वास है सर, 99.999% सर सोर्स गलत नहीं है मेरे। लेकिन सर सोर्स के अलावा जानकारी और अनुभव भी गलत नहीं है, तो चीज़ें वो हैं सर। उसके अलावा मैं और भी प्रयास कर रहा हूँ, मैं और भी चीज़ें कुछ पता करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो मुख्य परीक्षा पे मेरा पूरा जो है भी ध्यान है। चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब करें सर, और इसको प्रसारण करें, इस वीडियो का प्रसारित करें, अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाएँ, जो सामान्य जन हैं सर वो भी आगे सर पहुँचाए, ताकि किसी की मदद हो पाए। धन्यवाद।